हाँ जी साहब, हम लोग पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे थे। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि ये एक लंबा चेन होता है और ये चेन जो होता है मोनोमर का बना होता है। यहाँ पर मोनोमर मोनोसेकेराइड होता है। कंडीशन ये है कि 10 से अधिक मोनोसेकेराइड होना चाहिए, एटलीस्ट 10 से अधिक 11, लेकिन लंबे लंबे चेन पाए जाते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। तो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीसेकेराइड। मैंने कहा था कि वो मोनोसेकेराइड अगर एक ही जैसे होंगे तो हम ऐसे मोनोसेकेराइड को कहते हैं, सॉरी ऐसे पॉलीसेकेराइड को कहते हैं होमो पॉलीसेकेराइड, राइट जी। और अगर हम लोग, अच्छा क्लास के बाद कोई बच्चा मुझे एक बार याद करा दिला देना कि सर नोट्स भेजना है फिजियोलॉजी का। सुनिएगा एक बात मैं बता दूं, बोलना भूल जाऊंगा बाद में। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का ऑल चैप्टर का नोट्स मैं एक साथ भेज रहा हूँ आज, ठीक है। 7 चैप्टर है ना आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो मैं उसका नोट्स एक साथ भेजूंगा आज ग्रुप में। तो अगर आप चाहें तो एक साथ सातों चैप्टर का स्पाइरल करवा लें। हालांकि एक में स्पाइरल करवाएगा तो काफी मोटा हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, जो लोग के पास लिखा हुआ नोट्स पुराने बच्चे मेरे उनको तो कोई दिक्कत नहीं, तो नए बच्चे उनको बोल रहा हूँ। अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, इस दोनों को अलग कर लीजिए, ठीक है। और बाकी को एक में ले लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इतने में हो सकता है ये मोटा हो जाए, तो फिर क्या कीजिएगा, एक इधर ले लीजिएगा स्केलेटल सिस्टम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक साथ करने के लिए, इसका आपको बाद में पता चलेगा। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, इसी में मसल्स भी आएगा, मस्कुलर सिस्टम इसी में आएगा, मसल्स। इन सबको मिला के एक में एक स्पाइरल करा लीजिएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला के एक स्पाइरल करा लीजिएगा, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा कॉपी। और फिर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सीरीज स्टार्ट होगा और वो चलता रहेगा। इतना धांसू पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई नहीं पढ़ा रहा है इसका, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, इसलिए हम उस पर लिखने पर फोकस कम करेंगे। हम डायग्रामेटिक चीजों को ज्यादा समझेंगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देंगे, और लिखने वाली बातें हम कम करेंगे। वहां लिखने वाला लिखाने वाला हम लिखेंगे सब कुछ, लेकिन लिखने का टाइम नहीं। आपको नोट्स देंगे तो अच्छा रहेगा ना, कि हम एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये ले लीजिए आप, इसके बाद में बोलना भूल जाऊंगा। और क्लास के बाद कोई बच्चा याद दिला दीजिएगा, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा नोट्स एक साथ भेज दूंगा। सर 11th वाला का तो नोट्स बनाना पड़ेगा ना? हाँ 11th वाले को बनाना होगा, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। टारगेट वाला का बोल रहा हूँ मैं। टारगेट वाले को एक साल में दोनों चीज पढ़ना है ना, 11th 12th। आपको तो बनाना है, 11th वाले को तो बनाना ही है। 11th वाले आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लें साइड से, अगर आपको कॉस्ट अगर ज्यादा नहीं पड़ रहा है। और नहीं तो आप अगर फोन से देख देख के बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपको तो नोट्स बनाना है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड की हम बातें कर रहे थे, ठीक है, राइट। मैंने कहा था कि होमोपॉलीसेकेराइड में एक ही जैसे यूनिट होंगे सारे के सारे मोनोसेकेराइड यहाँ पर। और मैंने कहा था इसमें 5 फेमस एग्जांपल है, अगर आपको याद हो मैंने 5 फेमस एग्जांपल का नाम लास्ट क्लास में लिया था, एक बार फिर से बोल दूं मैं। 5 फेमस एग्जांपल, जिसमें हमने कल 2 देख भी लिया था, स्टार्च याद है और ग्लाइकोजन, कल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इनुलिन और सेलुलोज और काइटिन। ये सब होमोपॉलीसेकेराइड है। मैंने इसका मोनोमर भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, अल्फा डी ग्लूकोज इज मोनोमर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे भी अल्फा डी ग्लूकोज इज मोनोमर, दोनों के अंदर मैंने बॉन्डिंग भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। इनुलिन के अंदर मैंने बताया था कि फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, और आज खुल के बता देता हूँ, ये बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। बीटा डी फ्रक्टोज, ये बात नोट्स में नहीं, आप चाहें तो ऐड कर लें, बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। बात करते हैं सेल्यूलोज का, तो सेल्यूलोज के अंदर होता है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये कई सारे अरेंज होते हैं तब जाके बनता है सेल्यूलोज, ठीक है। काइटिन में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अभी मैं तीनों की बातें करूंगा अलग से, ये दोनों की बातें हम कर चुके हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन की डिटेल बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनुलिन, सेल्यूलोज और काइटिन। इसके बाद मैंने कहा था कि हेटेरोपॉलीमर में हम 3-4 देख लेंगे। कौन कौन भाई? मैंने कहा था इसमें हम हेमी सेल्यूलोज देखेंगे,
आज हम बात भी करेंगे इसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कौन सा है मोनोसेक्राइड। हमने कहा था कि हम पैक्टीन देखेंगे, हमने कहा था हम हिपेरिन देखेंगे, हमने कहा था हम कॉन्ट्रियोटिन देखेंगे, और हमने कहा था कि एक और हेमिसेलुलोज हो गया, पैक्टीन हो गया, हिपेरिन हो गया, कॉन्ट्रियोटिन हो गया, हेलुरोनिक एसिड, HYALURO, हेलुरोनिक एसिड देखेंगे। ये सभी पॉलीसेक्राइड ही हैं, लेकिन इसमें अलग अलग यूनिट आकर लंबा लंबा चेन बना रहा है, इसलिए इसको हमने रखा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। और इसका यूनिट भी देखेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुल मिला के हमने आपको बस अभी जस्ट रिकैप कराया है कि हम ये पढ़ चुके हैं, और इसकी अब कोई भी बातें नहीं करने वाले। और अगर आपको याद हो तो एक फेमस क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, ग्लाइकोजन को कॉमनली प्लांट स्टार्च के नाम से जानते हैं, मैंने कारण बताया था, क्योंकि प्लांट में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च एनिमल में नहीं होता है। एनिमल में होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ होता है? फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, और एनिमल में होता है। तो एनिमल में स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट के नाम पे ग्लाइकोजन होता है, इसीलिए उसको प्लांट स्टार्च बोलते हैं, क्योंकि स्टार्च प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के तौर पर स्टोरेज फूड होता है। तो इसलिए ग्लाइकोजन को कई बार क्या बोल देते हैं हम लोग? प्लांट स्टार्च। और कई बार स्टार्च को एनिमल ग्लाइकोजन भी बोल देते हैं, कई एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो ये बस एक कॉमन सेंस है, बोलना एक कॉमन सेंस है, ठीक है। बाकी आपको हकीकत पता है कौन कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनुलिन, सेलुलोज और काइटिन की। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बाकी बात हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं, लेना है जल्दी ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं तीसरे नंबर होमोपॉलीसेक्राइड, नाम है इनुलिन। इनुलिन मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इंसुलिन पढ़ लेते हैं, अपने ही मन से इंसुलिन पढ़ लेते हैं। मैंने बोला भी नहीं, अपने मन से इसको इंसुलिन सोच लेते हैं, और उसको भी पॉलीसेक्राइड बता रहे होते हैं। अरे भाई साहब, इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है भाई साहब, अल्फा बीटा मैंने बताया था। इनुलिन एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है भाई। हाँ, इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो आइए, अभी जस्ट मैंने बताया यूनिट क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज बहुत सारे जुड़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, नोट्स में नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो लिख लें, कई बार आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो पूछा जा सकता है। बीटा 1,2 लिंकेज होता है भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में तो वो सारे मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, बस नाम बताया मैंने, बीटा 1,2 लिंकेज। अब आप जान रहे हैं बीटा 1,2 लिंकेज बनाना आपके लिए आसान है, दो फ्रक्टोज को बीटा डी फ्रक्टोज को लाकर अगर आप जोड़ोगे तो बीटा 1,2 लिंकेज आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बॉन्डिंग आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हो तो। बात करते हैं, इनुलिन हो गया, यूनिट हो गया, बॉन्डिंग हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि इस इनुलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता हो। मैंने कहा सारे पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूलर वेट उनका ज्यादा होता है, इसलिए उनको शुगर नहीं कह सकते, और स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। दूसरा कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वाटर में सोल्यूबल होना संभव है भी नहीं। लेकिन एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है इनुलिन जो वाटर सोल्यूबल है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनुलिन के लिए। तो क्या बोला मैंने, इनुलिन इज वाटर सोल्यूबल पॉलीसेक्राइड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इनुलिन के लिए। अब यहीं से दो बात और निकल के आएगी। अगर बताइए, अगर ये वाटर में सोल्यूबल है इनुलिन, तो क्या आपको जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ऐसा किडनी का, नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। ये ब्लड कैपिलरी इस टाइप से होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आता है यहाँ से वो फिल्टर आउट होता है, और वही चीज फिल्टर आउट हो पाता है जो यहाँ पर पाए जाने वाले छेद से कम होता है। बस इतना समझिए ना कि जो जो भी चीज वाटर में डिजोल्व होता है वो सब कुछ इधर छन जाता है, राइट जी, छन जाता है। तो अगर ये वाटर सोल्यूबल पॉलीसेक्राइड है तो आपके हिसाब से क्या ये छनना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए, छन के बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ छन के आता है उसको बोलते हैं जीएफ, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इनुलिन आ गया, क्यों आया? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ये बात तो वाटर सोल्यूबल से रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ह्यूमन की बॉडी में एक भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इनुलिन को डाइजेस्ट कर पाए। और आप इसका सिंपल कारण बता सकते हैं, बताओ रिभा क्या हो सकता है इसका कारण? मैं कह रहा हूं ह्यूमन हैव नो एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट इनुलिन। बता सकते हो कारण रिभा? नो सर।
अरे बाट है, बताओ अतिक, ये क्लास ही नहीं किया कल का। ज्योति, सर ये प्रोटीन नहीं है। अरे बाट है, यहाँ बीटा लिखा है, कल बताया ना यार। बीटा बॉन्डिंग रखने वाले ज्यादातर पॉलीसेकेराइड को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम नेचर में है ही नहीं, तो आप क्या हो, आप किस खेत की मूली हो? नेचर में नहीं है बीटा बॉन्डिंग को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम, पाए नहीं जाते नेचर में ज्यादातर। इनोलिन इज बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है यार, बॉन्डिंग बीटा 1 2 लिंकेज है। कॉमन सेंस है यार, आप देखो तो सही। इसलिए कहते हैं आप लोग को भोंट, दिमाग है लेकिन सही जगह नहीं लगाते हो आप। मैन हैव नो एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट इन्युलिन बिकॉज दिस इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो एक कारण भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से अगला पॉइंट जो निकल के आने वाला है। तो यदि आपने इन्युलिन खाया है, अब वो इन्युलिन कहां से आ सकता है आप जान रहे हैं, बीटा डी फ्रक्टोज है जो ज्यादातर फ्रूट सोर्स से ही आएगा, ज्यादातर बोला है मैंने, अदरवाइज और भी जगह से आ सकता है। तो आपने जितना इन्युलिन खाया है उतना ही इन्युलिन आपके यूरिन से वो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि यूरिन फिल्ट्रेट हो जाता है। इसका मतलब आपका किडनी कितने समय में कितना काम कर रहा है, इसको बोलते हैं जीएफआर, और डिटेल में बताएंगे एक्सप्लेनेटरी में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दिस इज जीएफआर, कि आपका किडनी कितना रेट से छान रहा है ब्लड को। तो ऐसा कोई मटेरियल जो बॉडी में आया, जितना आया उतना ही निकल जाएगा बॉडी से बाहर, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। तो ऐसा कौन मटेरियल है? वही हो सकता है जिसको बॉडी में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, और वो है इन्युलिन। इसीलिए इन्युलिन जो है आपके जीएफआर के डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। ये एआईपीएमटी का पॉपुलर क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज हेल्पफुल टू डिटेक्ट द जीएफआर? आंसर इज इन्युलिन। व्हाई? इन्युलिन मतलब इन्युलिन ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो जीएफआर में मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में छन के आ जाता है। ठीक है, सो इन्युलिन इज हेल्पफुल टू डिटेक्ट बोले क्या? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बातें थी इन्युलिन की। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको, मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई साहब इन्युलिन बीटा डी फ्रक्टोज का बना होता है, तो फ्रक्टोज जहां जहां पाया जा सकता है वहां पाया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये इन्युलिन दो प्लांट, मैं आपको नाम बता रहा हूं, दहेलिया, ठीक है, और एक प्लांट का नाम दिया होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्लांट के रूट में ये पाया जाता है। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारा है। अदरवाइज ये अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वो नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये इन्युलिन हुआ, इन्युलिन ऑल्सो होमोपॉलीसेकेराइड। सभी को क्लियर है? इन्युलिन हाथ खड़ा करिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बनता है कि ये जेफार को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है और वाटर सोल्यूबल है। बाकी आपको बॉन्डिंग और वो तो याद रह जाएगा। ठीक है, अगला इन्युलिन हो गया, सेल्यूलोज। तीसरा होमोपॉलीसेकेराइड, चौथा है सेल्यूलोज। चलिए बातें करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। अभी मैंने बताया सेल्यूलोज का यूनिट क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा बात कि सेल्यूलोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिख रखी है, और ये लाइन एग्जाम में किसी भी दिन फ्रेम हो सकता है एज अ क्वेश्चन। क्या लिखा पता है? कि सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। क्या लिखा है? सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। अब इसका कारण जो है ना, वो कारण कभी भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है एज अ क्वेश्चन। कोई बताना चाहेगा सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट क्यों नहीं देगा? कल मैंने आयोडीन टेस्ट का कंसेप्ट बताया था। वो एक सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। वो जब आप किसी भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट के साथ डालोगे जो हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके I2 बना लेता है और ये देता है ब्लू कलर। तो कहते हैं कि आयोडीन टेस्ट दे दिया।
और कौन दे रहा था कल, याद है? एमाइलोज, ना ही एमाइलोपेक्टिन ना ही ग्लाइकोजन। और उस दोनों के नहीं देने का कारण क्या था? क्योंकि वो ब्रांच्ड थे। क्या थे वो? ब्रांच्ड थे। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं सेल्यूलोज ब्रांच नहीं है। सेल्यूलोज एक स्टेट चेन है। क्या है? स्टेट चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज का स्टेट चेन है, मगर फिर भी ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। क्या कोई बता सकता है क्यों नहीं देता? स्टेट चेन है, स्टेट चेन है, लेकिन फिर भी आयोडीन टेस्ट नहीं देता। रीभा, नहीं पता। नहीं पता। ज्योति, पता नहीं सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ। रीभा बताएगी कि कल ये हेलिक्स कौन बनाता था? स्टेट चेन ऑफ एमाइलोपेक्टिन वाला। एमाइलोपेक्टिन। नहीं, एमाइलो लूज बनाता था। तो एमाइलोपेक्टिन कहाँ से आ गया? एमाइलोज स्टेट चेन में पाया जाता था, वो हेलिक्स बना लेता था। ठीक है, मुझे ज्योति बताएगी एमाइलोज में बॉन्डिंग कैसा था, अल्फा या बीटा? सर अल्फा। अल्फा। अल्फा बॉन्डिंग सॉफ्ट होता है, उससे बनने के बाद पॉलीमर, या हार्ड होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है। तो क्या हेलिक्स बनाना इजी है? यस सर, बन गया। यहाँ सेलुलोज में बॉन्डिंग कैसा, अल्फा या बीटा? सेलुलोज में तो बीटा है। बीटा है, क्योंकि इसका मोनोमर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। और बीटा 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 बॉन्डिंग आने के बाद पॉलीमर जो बनता है, जो भी पॉलीमर बनेगा वो हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? सर हार्ड होगा। हार्ड होगा। तो अगर वो एक बार स्ट्रेट चेन बन गया तो वो हेलिक्स बनना इजी होगा उसके लिए या टफ होगा? सर एक बार स्ट्रेट चेन बन जाएगा तो इजी होगा हेलिक्स बनना। अरे भाट, अगर ये हार्ड है, ये बॉन्डिंग हार्ड है। सर स्ट्रेट चेन बनेगा तब ना इजी होगा। स्ट्रेट चेन बन गया, अब हेलिक्स बनना इसके लिए इजी है या टफ है, ये बताओ। ये बॉन्डिंग हाँ हार्ड तो है। इज अच्छा, हाँ तो हार्ड मतलब ये नहीं बनेगा। हेलिक्स बनना इजी नहीं है, क्योंकि नहीं अगर होगा। बॉन्डिंग यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती थी ना, अल्फा बॉन्डिंग, वो सॉफ्ट होती थी, तो उसकी वजह से हेलिक्स बनना पॉसिबल था, फ्री रोटेशन पॉसिबल था, तो हेलिक्स बन जाता था। लेकिन यहाँ बीटा बॉन्डिंग जब होती है तो वो बॉन्डिंग जो बनने पॉलीमर बनते हैं उससे वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, तो हेलिक्स नहीं बन पाता। तो बताओ रिभा, अगर हेलिक्स नहीं बनेगा तो क्या आयोडीन टेस्ट आएगा पॉजिटिव? नो सर। नहीं आएगा। दिस इज द रीजन। नोट्स में लिखा है, प्रॉपर वे में एरो नहीं लगा हुआ, आप अपने भाषा में लिख लें, नोट्स आप खुद करेक्ट करें इसमें वीडियो सुन के, नहीं तो अगर आपको याद है तो आप अपने लैंग्वेज में सही कर लें। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन फ्रेम हो, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा ये, और एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। साफ साफ तौर पर लिखा है एनसीईआरटी में कि ऐसे, लाइन क्या लिखा है गौर कीजिएगा, सेलुलोज इज स्टेट चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, दस इट डजंट गिव आयोडीन टेस्ट। बस अब आप समझो कारण क्या है। ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप दिया है कि डजंट गिव आयोडीन टेस्ट ड्यू टू नो हेलिक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बस बीच में एक बात एनसीईआरटी ने स्किप कर दिया, क्या कि बीटा की वजह से जो स्टेट चेन बनेगा वो टफ होगा, हार्ड होगा, और हार्ड की वजह से ही हेलिक्स नहीं बनेगा, और इसीलिए आयोडीन टेस्ट नहीं आएगा। दिस इज द रीजन कि सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। क्या सभी को समझ में आ गया सेलुलोज के बारे में, क्या आयोडीन टेस्ट को नहीं देता है? जल्दी चलिए, उम्मीद करते हैं आप अपने नोट्स को करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट क्या, बस ऐड कर लेंगे उसमें चीजों को। ठीक है, तो और बातें करते हैं सेलुलोज के बारे में। आप पढ़ चुके हैं सेल, सभी लोग पढ़ चुके हैं सेल, आपको पता है सेलुलोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एज मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन, आपको पता है प्लेंटी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर सब में एज अ मेन कंपोनेंट सेलुलोज ही होता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थैलोफाइटा हो मतलब एल्गी, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, चाहे वो जिम्नो हो, और चाहे वो एनजीओ हो, ये सभी प्लांट है। शिवानंद घबरा रहा है, क्या क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ाएंगे सब। ये सभी प्लांट है, चाहे एल्गी हो, थैलोफाइटा में आता है वो, चाहे ब्रायो हो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, सब प्लांट है। और सब में एज अ मेन कंपोनेंट कौन है,
सेलुलोज ही है सेल वॉल में, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह सेल वॉल मिलता है, आपके नोट्स में लिखा होगा ट्यूनिकेट्स। मैं इसकी कहानी होगा तो कल आपको सुना दूंगा। ये ट्यूनिकेट्स की एक म्यूचुअलिज्म वाली कहानी है, इंटरेस्टिंग अगर होगा तो कल सुना दूंगा। आज मैं इस चैप्टर को फिनिश करने के मूड में हूँ, इसलिए कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ। अभी आप डायरेक्टली याद रखिए कि सेलुलोज ट्यूनिकेट्स में भी प्रेजेंट होता है। दैट्स इट। मैं आपको कल समझा दूंगा इसकी कहानी, म्यूचुअलिज्म की इसकी एक कहानी आपके नोट्स में लिखा भी है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, नहीं अगर करने नहीं समझाऊंगा तो इकोलॉजी में तो समझाऊंगा, ठीक है। तो आप अभी तो बस इतना याद रखिए कि सेलुलोज प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है। तो सारे प्लांट के सेल वॉल में एज अ मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ट्यूनिकेट्स में भी प्रेजेंट होता है। सिंपल बात। सेलुलोज के बारे में सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए, हाथ खड़ा करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। और कौन बच गया? काइटिन बच गया। 5वां नंबर होमोपॉलीमर काइटिन। काइटिन, हाँ भाई साहब, काइटिन के बारे में क्या जानते हो? चलो भाई यूनिट बोलो इसका। नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन। ज्योति, नाग के बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे? करेक्ट, कमेंट हम नहीं करते सर, ये मेरी आदत है। हाँ फिर से बोलिए। काइटिन का सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन के सेल वॉल में पाया जाता है सॉरी फंजाई जो होता है काइटिन, ठीक ठीक। उसके सेल वॉल में पाया और जाता मैं है। बोल रहा हूँ कि नाग के बारे में कोई कमेंट करना चाहोगे? कह रहे कमेंट नहीं करते, ये सब मेरा आदत में नहीं है, हम किसी पे कमेंट नहीं करते हैं। कोई कमेंट करो नाग के बारे में। मैं जो वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं बस वो सुनना चाह रहा हूँ। रिभा, एनी कमेंट नाग के बारे में? नो सर। कोई कमेंट नहीं। अतीक, नो सर। कह रहे सब हम लोग शुद्ध बच्चे, हम लोग कमेंट नहीं करते हैं किसी पे। अरे भाई साहब ये शुगर डेरिवेटिव है, ये सबसे बड़ा कमेंट है इसके लिए। ये शुगर डेरिवेटिव है, शुगर डेरिवेटिव में बताया था, याद करो। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जहां पर अमीनो ग्रुप जुड़ता है शुगर के साथ, इसलिए ये शुगर डेरिवेटिव है। अब आप बोलोगे सर ठीक है समझ में आ गया, अमीनो ग्रुप जुड़ता है। और अमीनो ग्रुप क्या जुड़ता है आपने ये भी बता दिया था, ये वाला याद है? अरे याद है, ये अमीनो ग्रुप जुड़ता है। लेकिन सर ये वाला अमीनो ग्रुप कौन से शुगर के साथ जुड़ता है सर, ये बता दीजिए। पीएमटी में तो काम नहीं आएगा, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो शुगर होता है वो शुगर होता है, आपको मैं बताऊं, बीटा डी ग्लूकोज। कौन होता है? बीटा डी ग्लूकोज। और बाकी आपको पता है नॉन शुगर पार्ट के नाम पर मैंने आपको बता दिया, अमीनो पार्ट होता है ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो बीटा डी ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन के साथ ये पूरा पार्ट अटैच हो जाता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाग एक शुगर डेरिवेटिव है, लेकिन ये कौन से शुगर का डेरिवेटिव है? आंसर इज बीटा डी ग्लूकोज। आप अगर चाहें तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि नाग इज डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। दैट्स इट, बाकी बस क्या लगा था, ठीक है। तो आपको पता है अगर बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है तो बॉन्डिंग बीटा बॉन्डिंग ही होगी, और बीटा बॉन्डिंग होने से चीजें हार्ड हो जाती है। अच्छा एक पॉइंट तो सेलुलोज के बारे में बताना ही भूल गए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन मैंने आपको बोला था, अगर याद हो, इस पूरे अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन है? बताएगी रिभा? क्या सर? इस पूरे अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन बताया था? सर रूबिस्को के बारे में बताया। रूबिस्को। आज मैं बता रहा हूं सेलुलोज इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। मैंने क्या बोला गौर कीजिए, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोहाइड्रेट में तो सबसे अधिक मात्रा में ये है ही, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड फैट जो भी है अर्थ पर, पूरे होल अर्थ पर मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा, एक सवाल यहाँ से और आता है, प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है? सेल्यूलोज। प्लांट किंगडम में सेल वॉल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, और सेल का मेजर कंपोनेंट में, सेल के स्ट्रक्चर में मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेल्यूलोज ही जाता है। क्या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ? आंसर इज सेल्यूलोज। अच्छा, कई बार ना आपको क्या करता है पता है, वो ऑप्शन में दे देता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ऑप्शन 2 रहता है, सेल्यूलोज, दूसरा रहता है ग्लूकोज, तीसरा रुबिस्को, चौथा नन। इस तब आंसर चला जाता है ग्लूकोज। में आपको पहले बता दूं क्यों बता, सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर चला जाता है ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज ऑप्शन में ना हो तो आंसर इज सेल्यूलोज। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप अपने भाषा में नोट्स में लिख लेंगे बातें। अर्थ पर सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल्यूलोज है, लेकिन अगर सेल्यूलोज और ग्लूकोज दोनों ऑप्शन में वो चूज करना हो तो ग्लूकोज चूज करेंगे, और सेल्यूलोज ऑप्शन में ना हो ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज चूज करेंगे। कितने लोग समझ गए? आंसर कैसे मारेंगे? आंसर कीजिए जल्दी से फिर से। तो ये बात आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार जल्दी से। तो ये क्या हुआ आपका, सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। अब मैं बता रहा हूँ काइटिन के बारे में एक इंफॉर्मेशन। काइटिन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। मतलब सबसे अधिक अर्थ पे कौन पाया जाता है? सेल्यूलोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अर्थ पर बोल रहा हूं मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल अर्थ पर मैं बात कर रहा हूं। रीवा बताएगी ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है? कोलेजन। कोलेजन। ये कोलेजन क्या है? सर ये तो प्रोटीन है। अच्छा, तो मैंने आपसे प्रोटीन पूछा है क्या? नो सर। मैंने आपको ये बताया था कि कोलेजन जो है एनिमल किंगडम के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है, और रुबिस्को पूरे अर्थ पर सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है, ये बताया था। भले मैं पूछ रहा हूँ पूरे लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है? आंसर इज प्रोटीन। वो टेबल याद कीजिए, वो टेबल याद कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन एक जगह सारे क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा। मैं भी आपको लास्ट में बता भी दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ फ्रेम करने के लिए। पहले मैं काइटिन खत्म कर दूं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ फ्रेम करा दूंगा। और ये क्वेश्चन पीएमडी के पॉपुलर सवाल होते हैं सब, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबको सवाल खूब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो दूसरा बात क्या हो गया, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। अगला, काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, बोलिए, फंगी। फंगी में तो होता ही है। दूसरा, कितने लोग कॉकरोच को छुए हो? लड़कियों से नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो तो कॉकरोच का नाम सुन के अभी उछलने लगेगी ऐसे। क्या जी अतीक, उस वाले क्लास में लड़की लोग गिरगिट से डरती थी, गिरगिट आ जाता था पूरा बैच खाली हो जाता था, ऐसा हाल। हाँ, छिपकली से बैच लड़की लोग भागने लगती थी, यह हाल है। तो कॉकरोच तो दूर की बात है, कॉकरोच कितने लोग छुए हैं उसको, उसके बॉडी को बाहर से, या गलती से आप में सट गया हो? अगर नहीं छुए तो छू के देखिएगा कॉकरोच को। उसके अगर मान लीजिए कॉकरोच है, सपोज दैट, ये देखिए ये लोग बता रहे हैं कॉकरोच छुए हैं, लड़की लोग बोल रही है कॉकरोच छुए हैं, विश्वास ही नहीं करेंगे हम। ये कॉकरोच है मान लिया जाए, ठीक है? तो आप गौर किए होंगे इसके बॉडी में बाहर की तरफ ऐसे एक्सोस्केलेटन लगा होता है, गौर किए? ये एक्सोस्केलेटन जो है ना, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर है। इस एक्सोस्केलेटन में जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो काइटिन होता है। इसका मतलब काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ नॉट ओनली कॉकरोच, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा वो भी स्पेशली कहाँ? इंसेक्ट्स में, जो क्लास इंसेक्टा है ऑर्थोपोडा फाइलम का, उसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। और ये काइटिन अर्थ पर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट होमोपॉलीसैकेराइड।
क्या काइटिन का सभी पॉइंट सभी को क्लियर है? आंसर कीजिए जल्दी से, लिख लिख के याद कीजिएगा, सारा पॉइंट याद हो जाएगा। तो यहाँ जाके आपका होमोपॉलीमर समाप्त होता है। देख लीजिए, ये कल पढ़ा दिया था, ये कल पढ़ा दिया था, ये आज पढ़ा है, ये आज पढ़ा है, ये आज पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगले मीटिंग में पढ़ेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अभी हमारे पास 3 मिनट का समय है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और आप इसका आंसर खुद करेंगे। दे दूं? लास्ट का स्क्रीनशॉट दिला दीजिए। अरे लो, जल्दी से लो। चलिए, पहला क्वेश्चन, मीटिंग खत्म होने वाला होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे क्वेश्चन का जल्दी से, खट से, फिर मैं अगले मीटिंग में केवल आंसर बताऊंगा इसका। एक मिनट का समय है, सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पूछूंगा तो मुझे पक्का पता है कि मेरा दिमाग हो जाएगा खराब, क्योंकि आप लोग आंसर तो दोगे नहीं, मुझे पता है बात। ठीक है, भरोसा तो उठ चुका है आप लोगों से। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल, वाटर, बताया था, अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास होता है। आंसर इज वाटर। वो टेबल याद कीजिएगा। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला है लिविंग सेल के अंदर, आंसर इज प्रोटीन। टेबल याद कीजिएगा। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, आंसर इज सेलुलोज। इसी का आंसर ग्लूकोज भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खटाक से, मीटिंग खत्म होने वाला है। इसका आंसर होगा काइटिन, सेकेंड मोस्ट। इसका आंसर होगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड, आंसर इज कोलेजन। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, आंसर इज रूबिस्को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और बात करते हैं हेटेरोपॉलीमर की, हेटेरोपॉलीसेकेराइड।